नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का फोर्थ और लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस मिक्स और कराएंगे, परमुटेशन, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में जो टाइप क्वेश्चन छूटे हैं उनके मिक्स क्वेश्चन तीनों मिला करके बच्चों, अच्छे क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन, वो अभी हम कराएंगे। इसके अलावा यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चन कई कराएंगे। बाकी जो है आज प्रोबेबिलिटी का जितने भी पॉइंट और बचे हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ये क्वेश्चंस। इनमें अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान देना बच्चों, आज के टॉपिक में जो पार्ट पढ़ाने के लिए बचा है वो है, इसके अलावा मिक्सिंग है ना। जैसे नंबर सिस्टम के साथ प्रोबेबिलिटी मिक्स कर दिया गया है ना, नंबर सिस्टम की किसी कॉन्सेप्ट के साथ प्रोबेबिलिटी मिक्स कर दिया गया, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पेपर के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एसएससी तक में आता है। तो ये परसेंटेज लगा करके, प्रोबेबिलिटी की जगह परसेंटेज लगा करके ये एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक थैले में 1 रुपये से 100 रुपये तक के 1 से 100 तक के अंक लिखी हुई पर्चियां हैं। इनमें से एक पर्ची निकालने पर वह 4 या 5 से डिवाइड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। 4 या 5 से डिवाइड होगी, या का सेंस है बच्चों, है ना। तो अब दो तरीके से इसे बता रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बिना भी पूछा जाता है, रीजनिंग में भी आता है बच्चों, है ना। प्रोबेबिलिटी नहीं लगाएगा, तुमसे कह देगा 1 से 100 तक में के बीच में कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 या 5 से डिवाइड होंगी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज लगाए बिना भी तो ये कई तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो बच्चों, पहला तरीका है कि प्रोबेबिलिटी 4 से डिवाइड होने को, मान लो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से शो कर रहे हैं, और 5 से डिवाइड होने को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिनोट कर रहे हैं, इससे शो कर रहे हैं बच्चों। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जानते हैं, ये फॉर्मूला जो है बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हो बच्चों। ये जो हम लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से पढ़ा है। ए यूनियन बी बराबर पढ़ा है ना बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट भी 1 मिनट लगेगा समझ लो। ए यूनियन बी का मतलब होता है बच्चों ए या बी में, ए में या बी में। तो ये जो पार्ट शेड किया गया है, ये पार्ट ए यूनियन बी कहलाएगा। हम लोग इसका डेरिवेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो जो बाय डेफिनीशन जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी है। अच्छा, अब इसी का मान अगर हम एक और तरीके से निकालें तो पूरा ए अगर हम चुन लें, पूरा बी चुन लें बच्चों, पूरा ए चुन लें, पूरा बी चुन लें। अब जब पूरा ए और पूरा बी चुनेंगे तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ये पार्ट दोनों में कॉमन होगा। तो ये ए के टाइम में भी आया होगा और बी के टाइम में भी आया होगा, तो इस पार्ट को हटा दें और ये पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो बोलो, ए बी को जोड़ दिया और जो पार्ट 2 बार आया था वो हटा दिया, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसी के पहले प्रोबेबिलिटी लगा करके ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। अब अगर ये सवाल को इससे सॉल्व करना है तो 4 या 5 से डिवाइड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बोलो बच्चों, 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी, 5 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी, और 4 और 5 दोनों से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कितने नंबर होंगे बच्चों। 4 से डिवाइड 1 से 100 के बीच में, 100 में 4 से डिवाइड कर दो तो इतने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। 5 से डिवाइड कितने होंगे बच्चों, 5 से डिवाइड कर दो। 4 और 5 का एलसीएम कितना हो गया बताओ, 20। तो ये जो होंगे ये दोनों से डिवाइड होंगे। तो बोलो बच्चों, अगर हम 4 से डिवाइड नंबर ये कितने आएंगे, बोलो 25। 5 से डिवाइड नंबर ये कितने आएंगे, 20। 25 और 20 को जोड़ दे, ये 4 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, और जो नंबर दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। 4 और 5 का एलसीएम कितना बच्चों, 20। 20 से डिवाइड होने वाले नंबर हटा दो
तो ये दोनों में कॉमन होंगे ना, 4 से डिवाइड वाले में भी आएंगे बच्चों, 5 से डिवाइड वाले में भी आएंगे, इसी का सपोर्ट लिया गया है। अब ये कितना आ जाएगा बोलो, 5 आ जाएगा। अब कितने नंबर हमारे सपोर्ट में हो गए बोलो, 4 या 5 से डिवाइड, ये 4 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड, और जो दोनों में कॉमन थे वो हटा दिए गए बच्चों इस नियम से। तो अब ये 40 नंबर ऐसे हो गए जो हमारे फेवर में है, 40 नंबर हमारे फेवर में है बच्चों, जो 4 या 5 से डिवाइड है। अब अगर पूछता है कि वह नंबर 4 या 5 से डिवाइड हो तो कितने, अगर परसेंटेज में पूछता है तो 100 संख्याएं हैं बच्चों, 100 में 40 है तो क्या हो जाएगा, 40% आंसर हो जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी में पूछता है तो 40 है कितने में बताओ, 100 में, तो 100 से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताओ, 2/5 आ जाएगी। सबको समझ में आ गया बच्चों। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, और जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, तो ये हो गया। 40 नंबर ऐसे हैं जो हमारे फेवर में हैं। परसेंटेज में पूछे, 3 सवाल बनेगा बच्चों, 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 5 से डिवाइड होती हैं, 4 या 5 से डिवाइड होती हैं, आंसर क्या हो जाएगा 40। कितने परसेंट है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा 40%। और एक संख्या निकाली जाए वो इनसे डिवाइड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 40/100 यानी 2/5 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो ये एक तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी तरह से एक और तरीका बताने से पहले बच्चों, इसी तरीके से एक और सवाल पहले सॉल्व कर लिया जाए। एक थैले में इसी तरीके से एक सवाल और सॉल्व कर ले बच्चों। तो देखो ये तरीका ज़रूर आना चाहिए। फिर एक और अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, वो जो है ये वाली, जो ये तरीका जो है बच्चों, ये एकदम जेन्युइन तरीका है जो हर जगह वैलिड है। जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो नेट पे खूब पॉपुलर है, लेकिन वो एक आध जगह गलत भी होती है। इसीलिए पहले एक ऐसा तरीका जो निश्चित रूप से सही हो वो सीख लो, फिर शॉर्ट ट्रिक जो है वो देखो, एक और शॉर्ट ट्रिक जो है वो देखो बच्चों। तो यहाँ पर एक थैले में 1 से 100 तक की पर्चियाँ लिखी हुई हैं। इसमें एक पर्ची निकालने पर, एक थैले में 1 से 100 तक के अंक लिखी पर्चियाँ हैं, इसमें से एक पर्ची निकालने पर वह 3 या 4 या 5 से डिवाइड होगा, 3 या 4 या 5 का गुणांक होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप देखो बच्चों, जैसे 2 के लिए फॉर्मूला बनाया गया था, वैसे ही 3 के लिए फॉर्मूला बन सकता है। A यूनियन B यूनियन C बराबर A प्लस B प्लस C माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। इसका भी डेरिवेशन देख लो कहाँ से ये आ जाता है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो समझना बच्चों इसका डेरिवेशन। तो जैसे ये ABC है बच्चों, ये ABC है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि ABC A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो A या B या C। तो ये जो पार्ट अभी हमने शेड किया है, परिभाषा के हिसाब से A यूनियन B यूनियन C है ना बच्चों। अच्छा, अब इसी का मान अगर हम किसी एक और तरीके से निकाल लें तो फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मान एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, पूरा A चुन लें, पूरा B ले लें, पूरा C ले लें। तो ये लिया गया बच्चों, पूरा A पूरा B पूरा C। अच्छा, अब ये पार्ट 2 बार आया बच्चों, ये दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, ये पार्ट दोनों में कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B और C में कॉमन जो है, C और A में कॉमन है, ये हटा दिया गया बच्चों, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, पिछले फॉर्मूले जैसा ही है यहाँ तक का, लेकिन लास्ट में जो ये जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा गया है बच्चों, तो इसे ध्यान से समझना। तो जैसे ये पॉइंट समझो बच्चों, जो ये पार्ट है, इस पार्ट में क्या खास बात है, देखो जब पूरा A आया बच्चों तब ये आया, पूरा B आया, पूरा C आया, तीनों बार ये पार्ट आया बच्चों। तो अगर एक एग्जांपल से समझो बच्चों, 26 जनवरी में के फंक्शन में कोई, तुम मान लो कैप्टन हो स्कूल में, कोई लड़का 2 लिफाफे लेके जा रहा है, 2 लिफाफे लेके जा रहा है, तुम लड्डू वाले, तो तुम क्या करोगे, एक छीन लोगे, ये थोड़ा ना कि दोनों छीन लोगे, तो एक छीन लोगे बच्चों। तो पिछली बार क्या हुआ था, तुमने एक छीन लिया था, है ना, दोनों में कॉमन था तो एक बार हटा दिया। अच्छा, एक लड़का बहुत ही बदतमीज था, वो 3 लिफाफे लेके जा रहा था बच्चों, 3 लिफाफे लेके जा रहा था, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसका तीनों छीन लिया। अब ये तो गलत हो गया, तीनों नहीं छीनना चाहिए, तो क्या करोगे बताओ, एक वापस कर दोगे ना, यही तरीका हुआ। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये पार्ट में खास बात क्या है बच्चों, ये पार्ट तीनों बार आया, जब A आया तब B आया, जब B आया तब B आया, जब C आया तब B आया, तो 3 बार आया बच्चों।
अब जब तुमने ए इंटरसेक्शन बी हटाया तब ये हटा, ये बी इंटरसेक्शन सी में भी हटा, सी इंटरसेक्शन ए में भी हटा, तो ये पार्ट 3 बार आया और 3 बार हट गया। जबकि हटना कितनी बार चाहिए बताओ? 2 बार। अब बताओ बच्चों, 3 बार आया 3 बार हट गया तो क्या करें बताओ? एक बार तो होना चाहिए ना, तो इसीलिए एक बार जोड़ दिया गया। तो ये हो गया फार्मूला। अगर इस फार्मूले से सॉल्व करोगे तब बताओ बच्चों, ये समझ लो 3 से डिवाइड है, ये 4 से डिवाइड है और ये 5 से डिवाइड। 3 से डिवाइड को ए से शो किया जा रहा है, 4 से डिवाइड को बी से और 5 से डिवाइड को सी से शो किया जा रहा है। अगर इसे फार्मूले से इस फार्मूले से सॉल्व करते हो बच्चों तो क्या आ जाएगा बताओ? 3 या 4 या 5 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड कितने नंबर हो जाएंगे? 4 से डिवाइड कितने हो जाएंगे? 5 से डिवाइड कितने हो जाएंगे? 3 4 5 हो गया बच्चों। उसके बाद फिर 3, अब 3 और 4 में कॉमन, तो 3 और 4 में कॉमन के लिए 12 से डिवाइड, फिर 4 और 5 में कॉमन तो 20 से डिवाइड, और फिर 3 और 5 में कॉमन तो 15 से डिवाइड। समझ रहे हो बच्चों? और प्लस 3 4 5 तीनों में कॉमन, तो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, तो 100/60 ये आ जाएगा। फिर से समझो बच्चों, ये कौन सी संख्या है? 3 से डिवाइड। ये कौन सी है? 4 से डिवाइड, 5 से डिवाइड। ये 3 और 4 में कॉमन, ये 4 और 5 में कॉमन और 3 और 5 में कॉमन, हटा दिया गया। और लास्ट में जो तीनों में कॉमन होगा, इसी नियम से बच्चों जो तीनों में कॉमन होगा वो 3 बार हट गया, इसलिए वापस एक बार जोड़ दिया गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे शेष से मतलब नहीं है, जितनी बार डिवाइड हो रहा है उससे मतलब होगा। 33 25 20 12 8 96 8 5 20 पंचे 100 बच्चों, 15 छिक्का 90। शेष से मतलब नहीं है, 60 से भाग दोगे एक बार डिवाइड होगा प्लस का 1, ठीक है ना। 100 से डिवाइड करोगे 33, शेष से मतलब नहीं है। 4 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 20, 12 8 96, 8 बार डिवाइड होगा, 20 पंचे 100 बच्चों, और 15 छिक्का 90, 6 बार डिवाइड होगा, शेष से मतलब नहीं है। 60 से 100 में डिवाइड करोगे एक बार डिवाइड होगा, शेष से कोई मतलब नहीं है। ये हो गया बच्चों। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? निगेटिव वाले हटा दो, 8 5 13 और 6 19, 19 हट गया बच्चों, इससे 19 हट गया तो एक बचा। अब ये कितना आ जाएगा? 33 34 1 35 और 25, 35 और 25 60, ये आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा। तो 60 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारे पक्ष में हैं। अब अगर तुमसे पूछता है कि 3 से सवाल बनेंगे बच्चों, क्या क्या सवाल बनेंगे? अगर पूछे कि संख्याएं कितनी हैं, अगर पूछे कि संख्याएं कितनी हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 60। अगर पूछे कि कितने परसेंट है बच्चों, तो 100 में 60 है, इसलिए क्या कहेंगे? 60% है। और अगर पूछे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है तो बोलो बच्चों 100 में 60 है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो संख्या पूछेगा तो आंसर 60, परसेंटेज पूछेगा तो आंसर 60% और प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आंसर 3/5। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। ये ऐसा तरीका है जो एकदम वैलिड है, बिल्कुल जो बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। इसी का एक तरीका और हो सकता है बच्चों, लेकिन एक जगह वो गलत होता पाया गया है, लेकिन सब लोग नेट पे बताते हैं उसे, लेकिन वो वाले पॉइंट को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। जो सच्चाई है वो बताएंगे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत बेहतर है बच्चों, लेकिन एक जगह गलत होता है, इसलिए जो है वो भी ध्यान रखना। तो इसका एक और तरीका देखो, तो वापस आओ बच्चों, देखो 2 वाले केस में तो ये तरीका भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3 नंबर हो जाएंगे तब देखो बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें लग रहा है ना। तो एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। कैसे? देखो, इस क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ये 4 या 5 से डिवाइड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम लोग इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, 4 या 5 से डिवाइड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 से 100 के बीच में 4 से डिवाइड, तो बोलो बच्चों 4 से डिवाइड 1/4 संख्याएं होंगी, 1/4 संख्याएं होंगी। 4 से डिवाइड 1/4 संख्याएं होंगी। इसी तरह से 5 से डिवाइड, बोलो बच्चों 1/5 संख्याएं होंगी, 1/5 संख्याएं होंगी। 4 से डिवाइड 1/4 संख्याएं होंगी और 5 से डिवाइड 1/5 संख्याएं होंगी। तो अब बोलो बच्चों, हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड का अपोजिट निकाल लेंगे। तो 4 से ना डिवाइड, 4 से ना डिवाइड होने वाली संख्याएं और 5 से ना डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी कितनी हो जाएंगी बच्चों? तो 1/4 अगर 4 से डिवाइड हैं तो 1 से 1/4 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 3/4 पार्ट। और इसी तरह से
1 से 1/5 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 4/5 पार्ट। अब 3/4 पार्ट, 4/5 पार्ट डिवाइड नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4, 4/5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 3/5 भाग। 3/5 भाग कैसा है बच्चों, 3/5 भाग डिवाइड नहीं है। 3/5 भाग कैसा है बच्चों, डिवाइड नहीं है। अब डिवाइड है कितना हो जाएगा बताओ, 1 से 3/5 हटा दो तो कितना आ जाएगा बताओ, 2/5 आ जाएगा। 2/5 किसका बताओ बच्चों, 100 का। तो 100 का 2/5 कितना आ जाएगा बताओ, 40 आ जाएगा। ये एक और तरीका हो गया, ठीक है। 4 से डिवाइड अगर 1/4 है तो डिवाइड नहीं होंगी 3/4। 1/4 अगर भाग डिवाइड है तो 3/4 नहीं डिवाइड है बच्चों। 5 से डिवाइड अगर 1/5 है, हर पांचवी संख्या डिवाइड होंगी ना, ये कहाँ से है 1/4 1/5, अरे भाई 4 से डिवाइड हर चौथी संख्या 4 से डिवाइड होगी, तो 1/4 पार्ट डिवाइड होगा। इसी तरह से 1/5 पार्ट 5 से डिवाइड होगा। अब क्या करो कि 4 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या निकाल लो, 5 से डिवाइड नहीं होने वाली संख्या निकाल लो। अब 4 से डिवाइड 5 से डिवाइड दोनों का गुणा कर दो, तो इतना पार्ट नहीं डिवाइड होगा। इतना पार्ट नहीं डिवाइड होगा तो डिवाइड कितना होगा बच्चों, 1 से हटा दो 2/5 आ जाएगा। 100 का 2/5 निकाल लो। ये एक और तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है ना। अगले सवाल को देखो जरा, अगले सवाल में आओ बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा था कि इसमें ये, अब देखो यहाँ पे तुम्हें ये तरीके में थोड़ा टाइम लग रहा था, अब इस तरीके से देखो बच्चों तो आसान लगेगा तुम्हें ना। कैसे, देखो 3 से डिवाइड कितनी होगी बच्चों, 1/3 होंगी। 4 से डिवाइड 1/4 भाग होगी। 5 से डिवाइड 1/5 भाग होगा। तो 3 से ना डिवाइड कितना होगा बताओ, 2/3 भाग। 4 से ना डिवाइड कितना होगा बच्चों, 3/4 भाग। 5 से ना डिवाइड कितना होगा बच्चों, 4/5 भाग। 1 से घटाते जाओ, 1 से घटा दिया, 1 से 1/4 घटा दिया, 1 से 1/5 घटा दिया, कितना आ जाएगा बताओ, ये 2/5 भाग आ जाएगा। 2/5 भाग कैसा है बच्चों, 2/5 भाग कैसा है बच्चों, जो डिवाइड नहीं है। तो बोलो डिवाइड है, डिवाइड है कितना आ जाएगा, 1 से घटा दो 2/5 को तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3/5 भाग डिवाइड है। अब किसका 3/5, किसका 3/5, तो बोलो बच्चों किसका 3/5, 100 का 3/5। तो 100 का 3/5 निकालोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये है। क्या करोगे, 3 से डिवाइड 1/3 है तो 2/3 नहीं है। 1/4 डिवाइड है तो 3/4 नहीं है। 1/5 है तो 4/5 नहीं है। तीनों का गुणा किया तो 2/5 डिवाइड नहीं है। ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है, ये निकाल लिया पिछले सवाल की तरह। अब देखो यहाँ फायदा हुआ ना, यहाँ पे देखो इतना टाइम लग रहा था हम लोग को सॉल्व करने में, वही टाइम कम हो गया बच्चों, है ना। अब ये डिवाइड नहीं है तो डिवाइड है, डिवाइड है कितनी बच्चों, 1 से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 3/5। किसका 3/5, 100 का, तो ये 60 हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक है ना, ये हमने नेट पे देखी तो कुछ सवालों में हमने 1 से 200 के केस में ये आजमा के देखा था, तो बाकी सब जगह सही हो रहा है। सिर्फ एक केस था जिसमें ये गलत भी हो रहा था। तो ये अपने रिस्क पे करना बच्चों, है ना। हम जो तरीका, एक तो इसीलिए हमने एक ये तरीका बताया जो ये हमेशा सही है। ये वाला तरीका तुम्हें नेट पे खूब मिलेगा। ये तरीका पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों, ये नंबर सिस्टम में भी सवाल आता है, ये है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे नहीं कहते हैं किसी सवाल को, 3-3 टॉपिक में मिलेगा बच्चों, ये है ना। तुम देखोगे महेश मिश्रा जी की किताब में तो परसेंटेज में भी ये सवाल है। तो इसीलिए ये सवाल के मतलब जरूर ध्यान रखना। या का सेंस लगा करके छोटा मोटा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है बच्चों, है ना। कितनी संख्याएं होंगी, कितने परसेंट होंगी, और तीसरा सवाल क्या होगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ये हो गया नंबर सिस्टम प्लस प्रोबेबिलिटी को मिला करके। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है ये, एक साइबेरियन चिड़िया के अपने मंजिल पर पहुंचने की, एक साइबेरियन चिड़िया के अपने मंजिल पर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 में से 4 चिड़िया सही सलामत पहुँचें। तो ये जो सवाल है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है बच्चों, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अगर इंटर में तुमने मैथ ली है, ज़्यादातर बच्चों ने मैथ ली होगी, तो वहाँ पर पढ़ा होगा n में r इवेंट, r घटना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NCR P की पावर R Q की पावर n-r, जहाँ पे P घटना का होना है और Q घटना का
ना होना है। बस ये जो है इसके हिसाब से आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों। तो जब भी n में r इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तब ये यूज़ कर सकते हो। एल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, घटना का होना p है और घटना का ना होना q है। ठीक है बच्चों। अब इसी को, इसमें और कोई टाइप नहीं बनेगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पर ये सवाल जो है इंजीनियरिंग में ही दिखा है, कभी यही टाइप कम दिखता है पेपरों में। अदर एग्ज़ाम में मतलब ये इतना ही आ जाए बड़ी बात है। इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा में जो तरीका पहले बताया गया बच्चों वही लगेगा, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं गए क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं आया है। अधिकतम यही तक एक बार दिखा है पेपर में। तो अब इस पर जो है क्या होगा कि यहाँ पे कितने जो है पक्षी हैं बच्चों, 6 हैं। तो n कितना है बताओ, 6 है। कितने पहुँचाने हैं, 4। n 6 में 4 पहुँचाने हैं तो r 4 हो जाएगा। घटना के होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 2/3 है। पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 से घटा दोगे बच्चों तो 1/3 आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगा दोगे तो NCR 6C4 P यानी कितना बच्चों, 2/3 की पावर R कितने पहुंचाने हैं, 4, और Q यानी 1/3 की पावर n माइनस R यानी 6 - 4 यानी 2। तो ठीक बच्चों, इसी को सॉल्व कर लोगे। इसको कैसे सॉल्व कर लोगे, 6CR को क्या लिख दोगे बच्चों, 6C4 को क्या लिख दोगे, ये 3 से ज़्यादा है ना तो इसे सीधे 6C2 लिख दोगे, और इनटू ये 2/3 की पावर 4, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना रहेगा बच्चों, और ये बन जाएगा 1/3 की पावर 2। कैंसिल नहीं होगा तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो है इतना, या तो कई बार पेपर में इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, और अगर कभी रहता है तो ये इतने छोटे कैलकुलेशन को पेपर में थोड़ा सा करना रहेगा। बाकी जो है ये एक अच्छा तरीका है इस टाइप के सवालों को कब यूज़ करोगे बच्चों सॉल्व करने के लिए, कब ये तरीका लगाओगे जब n में r इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को पूछा जाए। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर, तब क्या करोगे बोलो, तो जैसे इसी में कह दिया कि कम से कम 4 जहाज पहुँचे, 4 चिड़िया पहुँचे, तो क्या करोगे बच्चों, ये 4 के लिए हो गया, 5 के लिए निकालोगे, 6 के लिए निकालोगे, या का सेंस होगा जोड़ दोगे। तो तरीका हमने पहले बता रखा है, उसी तरह से सॉल्व करोगे। इसके आगे चलें। अब एक सवाल कैसा था बच्चों, पहला सवाल था नंबर सिस्टम के साथ मिलकर के, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नया पॉइंट था। आप देखो ये जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बच्चों शर्तों पे आधारित प्रायिकता है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इस पर ये बहुत आसान है अगर ढंग से समझो तो। का फार्मूला बता रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना फार्मूले के बाद तुम्हें ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी बच्चों, है ना। फिर भी किताबों में फार्मूला दिया रहता है तो फार्मूले से पहले फार्मूला समझा दें तुम्हें, है ना। तो देखो क्या होता है कि अगर ये फार्मूला दिया रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, इसे पढ़ते हैं B गिवन A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। ये इसे B ऑब्लिक A जो लिखा हुआ है ना, इसी को क्या पढ़ते हैं, B गिवन A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहीं से अगर तुम फॉर्मूला बनाओगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको और अगर अच्छा करेंगे तो ये बेस थ्योरम बन जाती है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन उतना वो कोई मतलब नहीं पढ़ने का यहाँ पर। तो ये इतने से ही काम चल जाएगा, और इसको भी ये भी ना समझो तो भी काम चल जाएगा, है ना। कैसे देखो बच्चों क्या कह रहा है, इस सवाल में आओ जरा। तो सवाल क्या कह रहा है जरा ध्यान देना बच्चों, बताओ इस सवाल में नया क्या है। तो 4 अलग अलग बॉक्स में लाल और सफ़ेद गेंद दी गई है बच्चों। इनमें से किसी बॉक्स से एक गेंद निकाली गई, वह लाल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस सवाल में नया क्या है, पुराना क्या है और नया क्या है। तो देखो बच्चों 4 6 5 4 3 2 3 5, ये है बच्चों 4 जो हैं बॉक्स हैं, उसमें सभी में रेड और वाइट गेंद हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, रेड और वाइट गेंद हैं, और इनमें से कोई एक गेंद निकाली गई है, वह लाल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब
इस सवाल में नया क्या है बच्चों, बॉल के जो हमने तुम्हें इस टाइप का सवाल परमुटेशन कम्बिनेशन में भी बताया था बच्चों, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में भी बॉल वाले जो बॉक्स के सवाल थे वो आए थे। तो उस सवाल से इसमें नया क्या है, यहाँ पे ये नहीं क्लियर है, यह बताया नहीं गया, बताया नहीं गया कि कौन से बॉक्स से बताया नहीं गया बच्चों कि कौन से बॉक्स से निकाला गया, ये नहीं बताया गया है ना। अगर इसी में तुमसे ये कह दे कि फर्स्ट बॉक्स से निकाला गया तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड होने की तो बोलो बच्चों 4 ये रेड है, कुल 10 हैं तो 4/10 ये हो जाएगा, यहाँ से 5/9 हो जाएगा, 3/5, समझ रहे हो। लेकिन ये कब होगा, जब हमें बताया जाए कि कौन से बॉक्स से गेंद निकली है ना। जब तक ये नहीं बताया जाएगा तब क्या, यही नया है इस सवाल में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये बताया ना जाए बच्चों कि कौन से बॉक्स से निकला है, तो ये बताओ 4 में से किसी एक से निकलेगा, 4 में से किसी एक से निकलेगा। जब 4 में से किसी एक से निकलेगा तो इस किसी भी एक बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 4 में किसी एक से निकलेगा तो किसी एक बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बताओ, 1/4 आ जाएगी। अब यही बस इस सवाल में नया था। अब ये सवाल कैसे हो जाएगा बच्चों, तो इसमें यहाँ पे बता दे रहे हैं, अगले में लिख दे रहे हैं बच्चों, है ना, अगले पेज में लिख के ये फॉर्मूला बता दिया हमने। जगह कम है तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि यहाँ तक हम पढ़ दें बच्चों। इसकी ज़रूरत अगर यूज़ करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही समझा देंगे। ये सवाल है कि 4 ये बॉक्स दिए गए हैं, ये बताया नहीं गया है कि कौन से बॉक्स से निकाला गया है। अब अगर बताया नहीं गया कि कौन से बॉक्स से निकाला गया है तो 4 में से किसी एक से निकलेगा, तो किसी एक बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/4। अब इस सवाल को यहाँ देखो, जो गेंद है 4 6 5 4 4 6 5 4 4 6 5 4 3 2 3 5 3 2 और 3 5, ठीक बच्चों, रेड वाइट। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि कौन से बॉक्स से गेंद निकली है, तो क्या करोगे कि अब किसी भी एक बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 1/4 आ गई। अब अगर पहले बॉक्स से निकले और रेड निकले, पहले से निकले और रेड निकले, तो बोलो बच्चों एंड का सेंस है ना। तो अगर तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज ही ना करो, पहले से निकले बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 1/4। और रेड निकले तो बोलो बच्चों रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 4 रेड हैं, कुल 10 हैं, तो ये हो गया बच्चों। तो पहले से निकले और का मतलब क्या बताया गया है, मल्टीप्लाई, तो पहले से निकले और रेड निकले, ये हो गया। इसी तरह से दूसरे से निकले, तो हर एक से निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों, 4 है, तो किसी एक से निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। तो चाहे पहले से निकलने का कहा जाए चाहे दूसरे से भी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, लेकिन रेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी बच्चों, क्योंकि गेंदें अलग हैं। तो यहाँ कितनी है रेड, 5 है, कुल कितनी है बच्चों, 9 है, तो 5/9 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे से निकले और रेड 3 है बच्चों, कुल 5 हैं, और चौथे से निकले तो और रेड कितनी है, 3 है, और कुल कितनी है बच्चों, 8 है, ये हो गया। अब या तो पहले से निकलेगी बच्चों, या दूसरे से, या तीसरे से, या चौथे से, तो सबके बीच में प्लस का साइन रहेगा। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों, क्या सवाल था बोलो। एक गेंद इनसे निकाली गई है, अगर यही बता दिया जाए कि कौन से बॉक्स से निकाली गई है, तब एक ऑर्डिनरी सवाल हो जाएगा बच्चों, है ना। ये बताया नहीं गया है तब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हुआ। अब देखो एक तरह से ये फॉर्मूला अगर तुम यूज़ करते हो ना, तो फॉर्मूला ही तो लग रहा है। अगर देखो ये पहले से निकाला गया और सफ़ेद या लाल निकले, तो ये इस तरह से फॉर्मूले को मल्टीप्लाई यहाँ भी किया गया बच्चों। हमने इसी बात को बिना इसके समझा दिया। ये देखकर आदमी सोचता है कि कठिन है, ऐसे समझो ही ना, है ना। एक बात खाली ध्यान रखो, क्या कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई,
और का मतलब प्लस। तो अब यहाँ पे एंड का सेंस आ रहा है बच्चों, यहाँ पे और का सेंस आ रहा है, तो इसमें कोई कठिन नहीं। तो समझ गए बच्चों, पहले से निकाल किसी भी एक बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बताओ, 1/4 आ गई। अब 1/4 सभी बॉक्स की होगी बच्चों, पहले से निकले और, तो एंड का सेंस आ रहा है ना, या तो ये केस होगा या ये केस होगा, तो और का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा सवाल। और देखो सवाल इस पर, ये आते हैं पेपर में बच्चों, देखो ये बैंक के ही पेपर का आया हुआ सवाल है। एक आईएएस अधिकारी 10 से 6 वर्किंग आवर में अपना फ़ोन 20% समय यूज़ करते हैं, है ना। आईएएस अधिकारी हैं, 10 से 6 का उनका वर्किंग समय है, उसमें वो अपना फ़ोन 20% यूज़ करते हैं, बाकी समय उनका फ़ोन 10% समय बिजी रहता है। अब एक आदमी यदि उन्हें फ़ोन करता है तब उनका फ़ोन बिजी नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सवाल है बच्चों, है ना। बहुत अच्छा सवाल। देखो, एक आईएएस अधिकारी जब 10 से 6 के बीच में वर्किंग आवर में रहते हैं तो मंत्री जी लोगों के फ़ोन आते होंगे, तो उनका फ़ोन 20% समय बिजी रहता है। ठीक बच्चों, तो 10 से 6 का मतलब 8 घंटे हुआ ना, तो 8 घंटे तक उनका फ़ोन 20% समय बिजी रहता है। अच्छा, बाकी समय जब जो वर्किंग आवर ख़त्म हो गया तब वो नहीं फ़ोन उठाते होंगे ना, तब तो बाकी समय कितना बचा बच्चों? तो 24 घंटे का पूरा दिन है, 24 में से 8 हटा दोगे बच्चों, तो यहाँ से 16 घंटे जो बच रहे हैं उसमें उनका फ़ोन कितने समय यूज़ होता है बताओ? रात में भी लोग फ़ोन कर देते होंगे, साहब ये हो गया साहब, तो 16 घंटे उनका फ़ोन 10% यूज़ होता है। अब तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ कि क्या अगर किसी आदमी ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बिजी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बिजी नहीं होगा या बिजी होगा, दो सवाल बनेगा। ठीक बच्चों, बिजी होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या बिजी नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दो सवाल बनेगा। तरीका वही रहेगा। अब इस सवाल में बोलो बच्चों, अगर तुमसे खाली ये बता दिया जाए कि वर्किंग समय, ध्यान देना बच्चों, अगर इस सवाल में बता दिया जाए कि वर्किंग समय में फ़ोन किया गया तो बोलो बच्चों कितना % चांस रहेगा? 20%, यानी 1/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। वर्किंग समय में ना हो तब 10%, यानी 1/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कब बच्चों ये कह पाओगे? जब तुम्हें समय बता दिया जाए, यही ना। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि कब फ़ोन किया गया है तो तुम प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि बिजी होगा कि खाली होगा, लेकिन तुम्हें यह बताया नहीं गया है। तो बोलो बच्चों, इस सवाल में नया क्या है? पिछले सवाल की तरह, पिछले सवाल में नया क्या था? किस बॉक्स से निकाला गया ये नहीं बताया गया था, तो वैसे इस सवाल में नया क्या है कि किस समय फ़ोन किया गया है यह पता नहीं है। ठीक बच्चों, अब बताओ, ध्यान देना बच्चों, पिछली बार कितने जो बॉक्स थे? 4 में किसी एक से निकलेगी प्रोबेबिलिटी 1/4, सभी की इक्वल थी बच्चों। यहाँ पर देखो तो ये 8 घंटे कौन सा समय है बच्चों? वर्किंग आवर का है। 16 घंटे कौन सा समय बताओ? खाली समय है। तो अब बताओ बच्चों, ये कौन सा भाग हुआ? मतलब इस समय फ़ोन आएगा कि इस समय फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले क्या पता करो कि इस समय फ़ोन आएगा कि इस समय फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो बोलो बच्चों 8/24, कुल समय कितना है बताओ? 24 घंटे ना, तो 8/24 और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 16/24 यह आ जाएगा। तो बोलो बच्चों, वर्किंग आवर में फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 1/3। और वर्किंग आवर में फ़ोन नहीं आ करके खाली समय में फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। यहाँ पर बिजी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 20%। तुमसे क्या कह रहा है? बिजी नहीं होगा, तो बिजी नहीं होगा की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 80%। बिजी नहीं होगा की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 90%। बिजी नहीं होगा पूछ रहा है ना बच्चों, तो 80% और 90% ये हो जाएगा। अब बताओ बच्चों, बिजी नहीं होगा और वर्किंग आवर में फ़ोन किया गया, वर्किंग आवर में फ़ोन किया गया, प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 1/3। और बिजी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 80/100। ये हो गया, एक पॉइंट खत्म हुआ। ऐसे ही खाली समय में फ़ोन किया जाएगा, तो बोलो बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/3। और तब फ़ोन उनका खाली होगा, बिजी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 90/100। ये हो गया आंसर। या तो ये होगा या ये होगा, ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? दोबारा सुनो, इसी के सवाल को और दोबारा बता दे रहे हैं हम उसमें, और इसमें
दूसरा सवाल लेके बता दे रहे हैं, है ना। तब ये पहले ये सुन लो बच्चों, 8 घंटे वर्किंग आवर है, 16 घंटे बाकी समय है, दिन 24 घंटे का होता है। तो इस समय फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बोलो बच्चों, 8 हमारे पक्ष में है, 24 कुल है, तो वर्किंग आवर में फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। खाली समय पे फ़ोन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। ये पता चल गया। अगर वर्किंग आवर बराबर बराबर होता जैसे पिछले सवाल में था, तब हाफ हाफ हो जाता, तब ये हाफ हाफ हो जाता ना, 12 घंटे होता तो हाफ हाफ हो जाता बच्चों, लेकिन यहाँ 12 घंटे नहीं है, इसलिए 1/3 2/3 ये इस समय फ़ोन आने का हो गया। अच्छा, 20% फ़ोन बिजी रहता है बच्चों, तो 80% 20% बिजी रहता है तो 80% नहीं रहता है, 10% बिजी रहता है तो 90% नहीं रहता है। अब अगर तुमसे कहता है क्वेश्चन में कि उन्हें फ़ोन किया गया, समय नहीं पता है, तब बताओ बच्चों, दिन में फ़ोन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी वर्किंग टाइम में फ़ोन करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, उस समय फ़ोन बिजी नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 80/100। इसी तरह से दूसरे केस में वर्किंग टाइम के बाद फ़ोन करेगा, प्रोबेबिलिटी 2/3, उस समय फ़ोन बिजी नहीं होगा, 90/100। सबको समझ आया बच्चों? अब इसी सवाल में अगर वो ये कह देता कि उसका फ़ोन बिजी होगा, नहीं ना लगाता, तब क्या आंसर हो जाता? और क्लियर हो जाएगा बच्चों, नहीं वर्ड ना लगा होता, ये कहता है कि उसका फ़ोन बिजी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तब क्या करते? तब देखो, तो दिन में फ़ोन करेगा तब प्रोबेबिलिटी 1/3, फ़ोन बिजी होगा बच्चों, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बताओ? 20/100, यानी कितना? 1/5 और प्लस 2/3 गुणे कितना बच्चों? 10% उसका फ़ोन बिजी होगा, 10% बिजी होगा तो 1/10, तब ये आंसर हो जाता 1/3। 1/3 पहले की तरह 80/100 ना करके कितना बच्चों? 20/100, यानी 1/5 हुआ ये। इसी तरह से 2/3 और ये 10% 90% के बजाय क्या लिखेंगे बच्चों? 10/100, यानी कितना? 1/10। तो अगर कहा जाए कि बिजी नहीं हो, बिजी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, और अगर जो पूछा गया है कि बिजी नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हुआ बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन। और आगे चलें। हाँ, ये देखो बच्चों, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही है, लेकिन इससे पिछले वो सवालों से ज़्यादा, सिर्फ ये उसका कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही एक परिवार में 3 बच्चे हैं, उसके सभी के लड़का होने की प्रायिकता क्या है यदि यह मालूम है कि एक लड़का है, ये है। तो ये सवाल में किसी भी जब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा बच्चों, बॉय होगा या गर्ल होगा। तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/2 होगी और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दोनों बराबर होंगे। अब एक परिवार में 3 बच्चे हैं, सभी के लड़का होने की प्रायिकता क्या है यदि यह मालूम है कि उनमें से एक लड़का है। अब बताओ बच्चों, अगर ये कंडीशन ना दी गई होती, ये कंडीशन ना दी गई होती, तब आंसर क्या होता? किसी एक के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? 1/2, तो दूसरे की भी 1/2, तीसरे की भी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती बताओ? तीनों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी। एंड का आंसर ना बच्चों, तो अगर तीनों का लड़का होने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो ये आंसर हो जाता अगर ये कंडीशन ना दी गई होती। अब इस कंडीशन के देने से फायदा क्या हुआ? कैलकुलेशन और कम हो गया। क्या नया है बच्चों कि एक के बारे में पता है। अब बताओ, जब एक के बारे में पता है तो हमें चिंता कितनों की करनी है बताओ? 2 की। तो 2 के बारे में पता कर लो। तो बोलो बच्चों, किसी जो 2 बच रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी हो जाएगी? दोनों की 1/2 लड़का होने की या लड़की होने की होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों? क्या है सवाल में कि अगर ये कंडीशन ना दी जाए तब लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, तो एक बच्चे के लिए क्या होगी बताओ? 1/2। अब अगर कहता है कि 2 बच्चे हो, दोनों लड़के हो, तो 1/2 × 1/2। इंडिपेंडेंट इवेंट से समझो बच्चों, है ना। किसी एक बच्चे के लड़का होने के बाद अगले बच्चे के भी लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है ना, तो मैथ के हिसाब से बराबर है बच्चों। तो यहाँ पर हर इवेंट कैसा है बताओ? इंडिपेंडेंट है, इसीलिए गुणा करेंगे। तो अब अगर कुछ ना कहा जाता तो तीनों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होती, लेकिन यहाँ पे एक बता दिया गया है कि एक लड़का है, इसलिए जो 2 बच रहे हैं उनके बारे में देखना होगा बच्चों। तो अब तो 2 के बारे में कहोगे तो 1/4 हो जाएगा। सबको समझ आया बच्चों? क्या कह रहा है देखो, ये जो है हमने तुम्हें जब शुरुआत में बताया था कि परमुटेशन के सवाल अगर पेपर में नहीं पूछता है और क्वेश्चन को ये पूछ लेता है बच्चों, तो कहने को तो ये किसका क्वेश्चन है बताओ कि जो है प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, लेकिन देखो तो प्रोबेबिलिटी का कुछ नहीं है इसमें। ये पूरा खेल जो किसका है बताओ? ये सवाल पढ़ लो जरा, सवाल क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसा हुआ? जैसे अभी हमने एक सवाल लिया
जो है परमुटेशन, जो पहला सवाल लिया था बच्चों तो नंबर सिस्टम के साथ मिक्सिंग थी, तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का ये सवाल जो है किसकी मिक्सिंग से है, परमुटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। क्या क्वेश्चन है बोलो? फेसबुक शब्द के सभी अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके नए शब्द बनाए गए हैं, उनमें से एक को चुनने पर उस शब्द के स्वर साथ में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या है बच्चों सवाल कि इसको चुन करके, सभी को चुन करके दोबारा शब्द बनाया गया है, सभी स्वर साथ में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछ रहा है। तो अब ऐसे में क्या करो कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा कि हमारा कार्य कितने प्रकार से हो सकता है बताया गया था बच्चों, और डिवाइडेड बाई कुल तरीके। अब सीधे आंसर लिखोगे बच्चों, है ना? प्रोबेबिलिटी की परिभाषा से सीधे सॉल्व हो जाएगा। हमारा कार्य कितने प्रकार से हो सकता है डिवाइडेड बाई कुल तरीके। अब हमारा कार्य कितने, कुल तरीके पहले देख लो, आधा काम संपन्न हो जाए। तो फेसबुक में कितने वर्ड शब्द हैं बोलो बच्चों? 8 हैं। फेसबुक में कितने शब्द हैं? 8 हैं। तो फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। और कुछ रिपीट भी है ना बच्चों? कौन कौन रिपीट है बताओ? ओ 2 बार आ रहा है और कोई बस यही है, ओ 2 बार आ रहा है और कोई रिपीट नहीं है। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर ओ 2 बार आ रहा है तो तुम्हें बताया गया था कोई अगर 2 बार 3 बार आएगा तो उसका डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या बताओ? कुल तरीके। अब हमारा कार्य कितने तरह से हो सकता है? तो क्या कह रहा है बताओ? सभी स्वर साथ में हो। तो अब बताओ बच्चों, सभी स्वर साथ में हो तो फेसबुक में सभी स्वर साथ में हो तो कॉन्सोनेंट अलग कर लो। तो एफ, सी, बी और के ये अलग कर लो, और वॉवेल जो हो जाएंगे ए, ई और डबल ओ हो जाएंगे बच्चों ये। अब सभी स्वर साथ में हो तो ये साथ में हो। तो क्या बताया गया था बताओ? 4 ये शब्द हो गए बताओ बच्चों। और तुम्हें बताया गया था, याद करो क्रमचय में, कि अगर किसी को साथ में रखना हो तो इन्हें एक समझो, बोलो इन्हें एक समझो। अब बताओ बच्चों, ये कितने शब्द हैं बताओ? 4, और इन्हें एक समझोगे तो कितने हो जाएंगे बताओ? 5। 4 ये बच्चों, 1 ये, कितने हो गए बताओ? 5। तो 5 शब्दों को, 5 अक्षरों को कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हो? फैक्टोरियल 5। ठीक बच्चों? अच्छा अब यहाँ पे आओ, ये कितने तरह से व्यवस्थित हो पाएगा बताओ? ये कितने शब्द हैं, याद है ना सबको? हम लोग क्या करते थे बोलो बच्चों? पहले इनको एक मान लेते थे, 4 ये 1 ये, फैक्टोरियल 5 ये हो गया। अब इनको कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो 4 है शब्द बच्चों, तो चारों के चारों अगर अलग अलग होते तो कितने तरह से व्यवस्थित कर लेते? फैक्टोरियल 4। लेकिन क्या चारों के चारों अलग हैं? नहीं, उनमें से 2 जो हैं एक जैसे हैं, तो फैक्टोरियल 2 का डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये हो गया क्या? हमारा कार्य कितने तरीके से हो सकता है, और ये क्या हो गया बताओ? कुल तरीके। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी का आंसर। ठीक बच्चों? अब बताओ, इस सवाल में 2 क्रमचय के सवाल को मिला दिया गया है, परमुटेशन के 2 सवालों को मिला करके एक कुल तरीके का सवाल और एक कंडीशनल सवाल मिला करके प्रोबेबिलिटी का सवाल बना दिया गया है ना। तो ये सवाल जो है परमुटेशन का सवाल है बच्चों एक तरह से ना। जल्दी से दोबारा सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। फेसबुक के सभी को चुन करके वॉवेल को साथ में रखना है ना, ये कह रहा है। एक शब्द तो बोलो बच्चों, वॉवेल साथ में रहेगा तो कितने बनेंगे? कुल तरीके कितने होंगे? कुल तरीके कितने होंगे? 8 शब्द हैं तो 8 को फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ओ 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये हो गया कुल तरीके। अच्छा, एक सवाल ये बनेगा कुल तरीके का। दूसरा क्या है बताओ? वॉवेल साथ में है तो वॉवेल इनको एक समझोगे। अब 4 ये 1 ये, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और इन चारों को कितने तरह से बच्चों? अगर चारों अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 4, लेकिन एक ये 2 कॉमन है, सो इसका डिवाइड कर दोगे। हमारा कार्य कुल तरीके। सबको समझ आ गया बच्चों? तो ये हुआ परमुटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। अगले सवाल में आओ बच्चों, 6 लड़के 5 लड़कियां, ये भी क्वेश्चन बच्चों, परमुटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। क्या देखो, 6 लड़के व 5 लड़कियां एक लाइन में बैठने को कहा गया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी लड़कियां अलग अलग बैठे? ये है। अब बताओ क्या कहोगे इसमें? 6 लड़के और 5 लड़कियां, सभी लड़कियां जो है, जो कुल लोग कितने हैं बच्चों? कुल लोग कितने हैं? तो 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, ये कह रहा है। और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी लड़कियां अलग अलग बैठे, सभी 6 अलग अलग बैठे। तो अब क्या करोगे बताओ? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पता करना है, तो वही हमारा कार्य कितने तरीके से हो सकता है? डिवाइडेड बाई कुल तरीके।
कुल तरीके कितने आ जाएंगे बच्चों? तो बोलो, सबको बैठाना है तो कितने लोग हैं? 6 5 11, तो 11 लोगों को बैठाने के कितने तरीके हो गए बताओ? फैक्टोरियल 11 हो गए। तो कुल तरीके फैक्टोरियल 11 हो गए। ये हो गया, कुल एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों कि सभी लड़कियां अलग अलग बैठे। तो कैसे बताया गया था बताओ, याद है? ये कौन सा केस हुआ बच्चों जो हमने बताया था तुम्हें? 2 केस बताए गए थे। सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे, सभी की सभी एक साथ बैठे, सभी अलग अलग बैठे, सब बताया गया था बच्चों, उन्हीं में से है। तो सभी लड़कियां अलग अलग बैठे। ऐसे में क्या बताया गया था बताओ? 6 लड़कों को पहले बैठा लोगे, 6 लड़कों को पहले बैठा लोगे बच्चों, है ना? 6 लड़कों को तुमने बैठा लिया पहले। अब बताओ बच्चों, इन 6 लड़कों के बीच में 6 लड़कों को बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ? फैक्टोरियल 6 तरीके हो जाएंगे। और इन 6 लड़कों के बैठने पर कितनी जगहें क्रिएट हो जाएंगी बच्चों? तो ये इन कुल जगह 7 क्रिएट हो जाएंगी, बताया गया था। तो कुल जगह 7 जो क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन लड़कियां कितनी है बताओ? 5 हैं। तो 7 में 5 लड़कियां कितने तरह से बैठ सकती हैं बच्चों? कितने तरह से अरेंज हो सकती हैं? 7 में 5 लड़कियां 7p5 तरीके से। अब फैक्टोरियल 6 फिर से एक बार सुन लो बच्चों। पहले क्या करोगे? कुल तरीके कितने हो गए बताओ? फैक्टोरियल 11। लड़कों को बैठाने के तरीके कितने हो गए? 6 स्थानों पर लड़के फैक्टोरियल 6 तरीके से बैठ सकते हैं। लड़कों के बैठने के बाद जो लड़कियों के लिए स्थान जो बताया गया था, यहाँ से शुरू करोगे बच्चों, तो कुल जो जगह क्रिएट होगी लड़कियों के लिए वो 7, लेकिन 7 में लड़कियां कितनी है? 5 है। तो उनको 7p5 तरीके से बैठा सकते हो। अब ये हो गया हमारे पक्ष में तरीके। ये क्या है बच्चों? कुल तरीके। तो ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? ये है भाई मतलब परमुटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी परमुटेशन के 2 सवालों को मिला दिया गया, एक ये सवाल एक ये सवाल, डिवाइड करने का कार्य ही प्रोबेबिलिटी है, बाकी सब परमुटेशन है। इसके आगे चले बच्चों, अगले सवाल में हो। 8 लड़के और 4 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हैं। कितनी संभावना है कि सभी 8 लड़के और ये यहाँ पे बच्चों 6 कर लेना, यहाँ पे 6 कर लेना। 8 लड़के और 6 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हैं। इसकी कितनी संभावना है कि सभी 6 लड़कियां साथ में बैठी हों? अब बताओ बच्चों, यहाँ पे 6 कर लेना 4 के बजाय। अब इस सवाल में भी, ये सवाल भी कैसा है बताओ? ये सवाल भी परमुटेशन प्लस जो है प्रोबेबिलिटी है। तो अब बताओ क्या करोगे? हमारा कार्य कितने तरह से हो सकता है? डिवाइडेड बाई कुल तरीके। तो बोलो बच्चों, 8 लड़के 6 लड़कियां पंक्ति में बैठाने हैं। क्या पॉसिबिलिटी है कि सभी 6 लड़कियां साथ में बैठे? तो आप बताओ बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे। तो कितने लोग हो गए? 8 और 6 14 लोग हो गए। तो कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे बताओ? फैक्टोरियल 14 तरीके से। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। अब हमारा कार्य कितने तरह से हो सकता है? तो क्या बताया गया था? 6 लड़कियां साथ में बैठी हों। तो बोलो बच्चों, 8 लड़के हैं 6 लड़कियां हैं, इनको साथ में रखना है। तो क्या बताया गया था अभी कि इनको एक समझो, इनको एक समझो। अब 8 ये 1 ये, कितने लोग हो जाएंगे बताओ? 9 को कितने तरह से अरेंज कर लोगे? फैक्टोरियल 9 तरीके से। और 6 लड़कियों को आपस में कितने तरह से अरेंज कर लोगे? फैक्टोरियल 6 तरीके से। फिर से सुनो बच्चों, 6 लड़कियों को एक समझोगे। अगर इन्हें एक साथ रखना है तो एक समझा जाता है, बताया गया था। 8 और 1 9 लोग हो गए। फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज करोगे। इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज करोगे बच्चों? फैक्टोरियल 6 तरीके से। अब ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। ये हो गया आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? तो ये सवाल भी परमुटेशन के साथ, परमुटेशन के 2 सवालों को मिला करके प्रोबेबिलिटी का सवाल बनाया गया है। ठीक है बच्चों? तो यही हमने तुमसे कहा था कि अगर कोई बच्चा पेपर देख के ये कहे कि परमुटेशन कम दिखता है, ये आता नहीं है, ये तो प्रोबेबिलिटी का है, तो ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी की नहीं है, ये परमुटेशन ही है। आगे चले बच्चों, इस सवाल में आओ। तो आप जो है जनरल क्वेश्चन में आओ। तो ये एक अच्छा सवाल देखो क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है संख्याएं। इनमें से 3 अंक चुनने हैं बच्चों, 3 अंक चुनने हैं बिना किसी पुनरावृत्ति के, यादृच्छिक यानी अचानक, मतलब बिना चालाकी नहीं की गई है, मतलब फेयर चुने जाते हैं। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो इवन हो, मल्टीप्लिकेशन इवन हो। तो अब चलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन इवन हो ये कह रहा है तुमसे। क्या सवाल है बोलो? कितनी संख्याएं हैं?
1 से लेकर के 9 तक कितनी संख्याएं हुई बताओ? 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं बच्चों। आप तुमसे क्या कह रहा है कि 3 को चुना गया है बिना पुनरावृत्ति के। अब तुमसे इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका मल्टीप्लिकेशन इवन हो। तो आप बोलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन गुणनफल कब इवन होगा? गुणनफल कब इवन होगा? गुणनफल कब इवन होगा? जब कम से कम एक इवन हो। एक इवन हो। गुणनफल कब इवन होगा? जब कम से कम एक इवन हो। 3 संख्याएं हैं बच्चों, 3 संख्याएं हैं, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 संख्याएं हैं तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन इवन कब होगा? जब तीनों में, जैसे 3 के तीनों अगर इवन हो जाएंगी तब तो मल्टीप्लिकेशन इवन होगा ही होगा। 3 के तीनों अगर 3 में अगर 2 इवन हो जाएंगी बच्चों तो भी मल्टीप्लिकेशन, अगर जैसे 3 5 ये लिखा है बच्चों, दोनों अगर इवन है, दोनों ऑड है तो मल्टीप्लिकेशन भी ऑड होगा। अगर एक इवन नंबर आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? इवन आएगा। 1 इवन होगा तब भी आएगा, 2 इवन होंगे तब भी आएगा, 3 इवन होंगे तब भी आएगा। तो अब 3 केस बनेंगे इसमें। मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए बताओ? इवन हो। इवन कब होगा बच्चों? इवन कब होगा? जब 1 इवन हो तब भी होगा, 2 इवन है तब भी होगा, 3 इवन है तब भी होगा। तो इसीलिए ये सवाल एक अच्छा सवाल हुआ। इसमें क्या करोगे? अगर तुम इसमें उलझोगे, 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन, 3 केस बनाओगे तो टाइम लगेगा। तो क्या करो कि उल्टा चलो बच्चों, है ना। तीनों मतलब क्या, इसमें क्या करो कि तीनों ऑड हो, ये निकाल लो, तीनों ऑड हो और उसको कुल से हटा दो, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या करेंगे, 3 चुने जाते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन इवन हो। तो 3 चुनने के प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताओ बच्चों? प्रोबेबिलिटी होता है नंबर, अगले पेज में देखो इसे, तो प्रोबेबिलिटी होता है, अगले पेज में देखो बच्चों, तो इसमें जो है 3 चुनने हैं तो 9 में 3 चुनने हैं, उन्हें अरेंज नहीं करना है, सिर्फ चुनने हैं बच्चों, चुनने हैं, है ना, संख्या थोड़ा बनानी है, उनका मल्टीप्लाई करना है ना। इसीलिए परमुटेशन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन। तो 9 में 3 चुनने के तरीके ये हो गए। अच्छा, अब क्या पता करना है तुम्हें कि वो तीनों, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा हो? इवन हो। अब इवन के कई केस हो गए ना, तो क्या करोगे? ऑड का केस निकाल लो। तो ऑड कब होगा? ऑड कब होगा बच्चों? जब तीनों कैसे होंगे? तीनों ऑड होंगे, तीनों ऑड होंगे। अब बताओ बच्चों, तीनों ऑड कब होंगे? कितने ऑड नंबर हैं बताओ? 1 से 9 के बीच में, कुल 1 से 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में यहाँ पर कुल ऑड नंबर कितने हैं बताओ? तो 5 ऑड हैं और 4 इवन हैं। 2 4 6 8 इवन है बच्चों, बाकी ऑड हैं। तो तीनों के तीनों ऑड हो तो कितने तरह से चुन सकते हो बताओ? 5C3 तरीके से। तीनों के तीनों ऑड कितने तरीके से चुन सकते हो बच्चों? 5C3 तरीके से। कुल तरीके कितने हैं बताओ? 9C3। तो अगर 9C3 में से 5C3 हटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ? ये कौन सा हो गया बताओ बच्चों? तीनों की तीनों अगर ऑड होंगे तभी तो मल्टीप्लिकेशन, तीनों के तीनों अगर ऑड होंगे तभी तो मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा बताओ? ऑड होगा। अगर एक भी इवन हो जाएगा तब मल्टीप्लिकेशन कैसा हो जाएगा बच्चों? इवन होगा। अब अगर इवन, तो एक इवन पे भी इवन आएगा, 2 इवन होंगे तब भी, 3 इवन होंगे तब भी। तो इसीलिए हम लोग 3 केस ना बना के क्या करेंगे कि तीनों के तीनों ऑड हों। ऑड कितने हैं बताओ बच्चों? 5 हैं। 5 में 3 कितने तरह से चुन सकते हो? 5C3 तरीके से। अब ये कौन सी संख्या हो गई बच्चों जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑड होगा? अच्छा, अब कुल में से अगर ये घटा दोगे तो बोलो बच्चों ये क्या आ जाएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन इवन होगा? मल्टीप्लिकेशन इवन वाली संख्या ये हो गई, ये हमारे पक्ष में संख्याएं हो गई। और कुल संख्याएं कितनी है बताओ? 9C3। 9 में से कोई भी 3 चुनी जा सकती हैं। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। आया बच्चों सबको समझ में? इसी सवाल में अगर तुमसे पूछता कि मल्टीप्लिकेशन ऑड हो तब क्या होता बच्चों? मल्टीप्लिकेशन ऑड का क्वेश्चन आसान हो जाता। अपनी बुकलेट में है ये सवाल, 5C3 अपॉन 9C3, तब ये हो जाता बच्चों ना। अगर कहता तुमसे मल्टीप्लिकेशन ऑड है तब ये बहुत आसान सवाल हो जाता, तब इतना ही हो जाता खाली, है ना। 5C3, 5 में से कोई भी 3 चुन ली जाए और कुल में से 9 में से 3 चुनी जा सकती हैं, तब ये इतना होता। इवन में 3 केस ना बनाना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने ये तरीका लगाया। सबको समझ आ गया बच्चों? इसके आगे चले।
बहुत अच्छा सवाल देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा सवाल। नेशनल गणित ओलंपियाड के पेपर का ये वाला क्वेश्चन जो है, ये देखो बच्चों, यही क्वेश्चन पलट करके सिविल सर्विसेज में फिर देखो तो एक आदमी के दो पुत्र जो एक पेड़ के नीचे आम बीन रहे हैं जिनकी छाया वृत्ताकार है। एक पुत्र ए पेड़ के जड़ के पास है, दूसरा पुत्र बी बाउंड्री के पास तैनात है। किसी आम का पुत्र बी को मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ये सवाल है। यही सवाल जो है चेंज हो करके इस तरह से आया, वृत्त के अंदर एक बिंदु है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बिंदु केंद्र की अपेक्षा परिधि के अधिक निकट है। अब देखो बच्चों, ये एक एकदम अलग सवाल दिख रहा है ना, ज्योमेट्री जैसा दिख रहा है, और ये सवाल एकदम ही अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों एक हैं, है ना। ये सवाल जो है बच्चों, ये सवाल मेंसुरेशन प्लस प्रोबेबिलिटी है। जैसे नंबर सिस्टम प्लस प्रोबेबिलिटी हुआ, परमुटेशन प्लस प्रोबेबिलिटी हुआ, वैसे ही ये सवाल क्या है बताओ? मेंसुरेशन प्लस प्रोबेबिलिटी, है ना। ये सवाल एक, तुम अगर एसएससी का पेपर दिए हो तो इस वर्ष भी पेपर में जो जहाँ लॉकडाउन के पहले जो पेपर हुआ था उसमें देखना, तो यही सवाल परसेंटेज के फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में तमाम तरह से आता है। उसी सवाल को प्रोबेबिलिटी के रूप में बदल दिया गया है ना। तो ये जो है मेंसुरेशन प्लस प्रोबेबिलिटी है। क्या सवाल है बच्चों? सवाल समझ लो अच्छे से पहले। तो देखो सवाल समझना बच्चों, ये है, दूसरे वाले सवाल से समझो, है ना। दूसरे वाले सवाल समझो बच्चों तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, फिर पहला भी अपने आप समझ में आएगा। तो एक आम का पेड़ है, ये पेड़ है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना बच्चों, है ना। ये पेड़ है, इसकी छाया गोलाकार है, इसकी छाया सर्कुलर है, इस तरह से है बच्चों, वृत्ताकार है, सॉरी गोलाकार नहीं, इसकी छाया सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ये कहा गया। अब एक दिन आंधी आई तो किसान जिसका पेड़ था उसके दो बेटे हैं, उसने इस तरह से उन्हें आम बीनने के लिए रखा कि एक को उसने जड़ के पास रखा, है ना, एक को उसने जड़ के पास रखा बच्चों, और एक को उसने जड़ के पास रखा और दूसरे को उसने जो है परिधि के पास तैनात किया। इस तरह से दो लड़कों को आम बीनने के लिए रखा। अच्छा, अब तुम्हें बताना है कि कितना प्रतिशत आम इसे मिलेगा, कितने प्रतिशत आम इसे मिलेगा, या पहले क्वेश्चन की जो भाषा थी कि जो कोई बिंदु इसके पास होगा या इसके पास होगा, वो भी यहीं से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप समझो बच्चों, क्या सवाल है बोलो? ये पेड़ है बच्चों, तो पूरे में आम गिरेगा, एरिया वाइज आम गिरेगा ना। देखो तीन चीजें होती हैं, बाउंड्री, तो ऐसा तो है नहीं कि आम खाली बाउंड्री में जाके गिर जाएगा, तो आम यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, तो आम एरिया के हिसाब से गिरेगा बच्चों, है ना। अच्छा, अब दो लड़के उसने तैनात कर दिए, एक पेड़ के पास, जड़ के पास, और एक बाउंड्री के पास। अब मिड में अगर यहाँ तक का जो किस तरह से आम का बंटवारा होगा बच्चों, अगर इतनी दूरी तक आम गिरेगा तो ये वाला लड़का बीन लाएगा, और अगर यहाँ आम गिरेगा तब दूसरा लड़का जाएगा। ये समझ लो ए है और ये बी लड़का है, तो इधर ये जो आम मिलेगा इस सर्किल के अंदर का, ये ए के पास होगा, इसको मिलेगा। ये वाला जो पार्ट होगा ये बी के बाउंड्री के पास होगा, तो बी को मिलेगा। अब अगर तुमसे पूछता है कि कितने परसेंट इसे मिलेगा, कितने परसेंट इसे मिलेगा, तब देखो बच्चों, ये पार्ट अगर एक है तो ये भी एक होगा, मिड में होगा ना बच्चों ये, तो ये अगर इसकी रेडियस अगर एक है तो इस वाले की रेडियस 2 होगी बच्चों। और आगे मेंसुरेशन में पढ़ोगे, या ज़्यादातर बच्चे इसे समझ रहेंगे आसानी से, कि अगर रेडियस का रेशियो 1 और 2 का है तो एरिया का रेशियो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग 1 और 4 हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, इस वाले का एरिया अगर 1 है तो पूरे का एरिया कितना है बताओ? बड़े सर्किल का एरिया कितना है? 4 है। तो इसका एरिया अगर 1 है तो इतने पार्ट का, ये वाले पार्ट का बच्चों, ये वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा? तो इसका एरिया 4 में से 1 हटा दोगे, 4 पूरे का है ना, इसको मिला करके, तो इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा बताओ? 3 आ जाएगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये इस लड़के को मिलेगा बच्चों, और ये वाला पार्ट जो है ये बीच जो जड़ के पास है इसको मिलेगा। अब बताओ बच्चों, अगर एरिया के हिसाब से आम मिलेगा तो एक एरिया का आम ये पाएगा। कुल एरिया कितना है बताओ बच्चों? 4, तो इसके जिम्मे कितना एरिया आ जाएगा बताओ? 3। अब बताओ बच्चों, 4
4 में किसी को 1 एरिया मिला और किसी को 3 मिला, तो अगर कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी कितनी है तो 1/4 और 3/4। परसेंटेज कितना है तो 25% और 75%। ये है बच्चों परसेंटेज में आंसर, ये है प्रोबेबिलिटी में आंसर। ठीक है ना, मतलब क्या 4 कुल एरिया है तो 1 एरिया ये है और 3 एरिया ये है। अब बोलो बच्चों 4 में 1 इसे मिलेगा तो 4 में 1 इसे मिलेगा और 4 में 3 इसे मिलेगा, एरिया वाइज आम गिरेगा। तो अब 4 में जिसे 1 मिलेगा तो 1/4 पार्ट मिलेगा, 4 में 3 मिलेगा तो 3/4 पार्ट मिलेगा। तो 25% और 75% परसेंटेज में हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो गया। इसीलिए देखो, इसीलिए निशानेबाजी प्रतियोगिता में जैसे सब लोग देखे होंगे बच्चों कि जैसे इस तरह का चित्र जब होता है तो उसमें कहाँ पर जो ये बिंदु जो सेंट्रल में होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक मिलते हैं। इसका कारण यही होता है कि यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा होगा, है ना, ये एरिया सबसे कम होगा बच्चों। एरिया वाइज निशाना लगता है, इसीलिए जो है यहाँ पे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जितना आगे बढ़ते जाओगे नंबर कम मिलते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा होता जाता है ना। तो यहाँ पर 25% पार्ट इसे मिलेगा, 75% इसे मिलेगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, जो लिखा गया था तो क्या था बताओ कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बिंदु केंद्र के अपेक्षा परिधि के अधिक निकट होगा। केंद्र के अपेक्षा परिधि के अधिक निकट होगा। तो बोलो बच्चों परिधि के निकट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 75%। केंद्र से कितनी दूरी पर होगा, केंद्र वाले को कितना मिल रहा था बताओ 25% और परिधि वाले को कितना मिल रहा था बताओ 75%। तो ये सवाल और ये सवाल एक ही बात है। इस सवाल में क्या पूछ रहा है कि किसी आम का पुत्र बी को मिलने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो ए कौन था बच्चों, ए जो केंद्र के पास था, तो इसको कितना मिलेगा 25% या 1/4, इसको कितना मिलेगा 75% या 3/4। अब बी के बारे में पूछ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा बोलो बच्चों, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 3/4। इस तरह से क्वेश्चन है। ये एक नेशनल गणित ओलंपियाड के पेपर का आया हुआ सवाल है। ये जो है मैं उसके बाद ये सिविल सर्विसेज के किसी पेपर का आया हुआ सवाल बच्चों, दोनों एक ही हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों। 1 है रेडियस, ये पूरा कितना है 2 है, तो रेडियस का रेशियो, एरिया का रेशियो 1/4 हो गया। ये 1 एरिया है, ये पूरा 4 है तो 3 होगा। अब 4 में 1 एरिया इसको मिलेगा जो अंदर है, तो 4 में 1 एरिया मिलेगा तो 1/4 पार्ट मिलेगा। और बाहर जो बाउंड्री है इसका कितना होगा बताओ बेटा, 4 में 3 होगा, ये हो गया। इसी तरह से अगर कहा जाए कि कोई बिंदु लिया गया बच्चों, तो कोई बिंदु जो है वो परिधि के निकट होगा, इसकी संभावना ज़्यादा होगी ना, क्यों, क्योंकि परिधि का एरिया ज़्यादा है। इसीलिए इस हर कहीं कोई बिंदु लिया गया उसका यहाँ पे होने की संभावना कितनी होगी 75% या 3/4, और यहाँ पे होने की संभावना इसके पास होने की। तो दोनों सवाल एक ही है, अच्छा सवाल एक ही है। आज का प्रोबेबिलिटी में जो है हमने बताया बच्चों, जो पूरे केस हो गए। अब इसमें एक मिक्स जो क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन का एक 1.5 घंटे का एक क्लास और रहेगा, उसमें हम थोड़े कठिन क्वेश्चन, पीएनसी प्रोबेबिलिटी और जो है इनका तीनों का मिक्स सवाल। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।